नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार हम लोग हाजिर हैं थ्रू लिटरेरी लेंस के एक नए अंक के साथ। जैसे कि आपको विदित है, इस चैनल पर हम साहित्य की अलग अलग कृतियों पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कभी उपन्यास, कभी नाटक, कभी कहानी, तो कभी कविता। आज किसकी बारी है? जी हाँ, आज बारी है एक कविता की। और कवि भी हमारे साथ हैं, वो शायर भी हमारे साथ हैं। वे आपके अपने हैं, वे कवि हैं, साहित्यकार हैं, अनुवादक हैं, बैंकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, थिंकर हैं और आपके अपने दोस्त हैं, राजेश आसूदानी रकीब। तो रकीब साहब, इस मंच पर थ्रू लिटरेरी लेंस के मंच पर आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद विनोद जी, ये तो मेरा अपना ही मंच है। जी बिल्कुल, अपना ही मंच है, उन सभी का मंच है जिनके हृदय में साहित्य के लिए लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, अपनत्व है। तो आज मैं चाहूँगा राजेश जी कि आप अपनी ऐसी एक कृति हम सभी को सुनाएं जिस पर न केवल हम सुन करके वाह वाह करें, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर दे और जिस पर हम आगे बातचीत भी कर सकें। तो आपकी कृति बहुत ही सुंदर है, जिसे मैं स्त्रीवादी चिंतन की दृष्टि से देखूं तो मुझे मास्टरपीस वो कविता लगती है। तो आज हम उसी कविता की ओर चलेंगे और सुनेंगे कि आप एक स्त्रीवादी चिंतक के रूप में किस तरह संपूर्ण इस पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करते हैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और विनोद जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज एक गीत पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, और न सिर्फ पढ़ना है बल्कि उस पर चर्चा भी करनी है। जी, पहले आप अपना गीत सुनाएं। जी, मैं पहले गीत सुनाता हूँ। वो यूँ है कि खुश्क क्यों मैं खुश रहूँगी, खुश्क क्यों मैं खुश रहूँगी, कौन कहता हूँ अधूरी। वाह वाह वाह। कौन कहता हूँ अधूरी, मैं तो हूँ इंसान पूरी। वाह भाई वाह। कौन कहता हूँ अधूरी, मैं तो हूँ इंसान पूरी। मेरे बढ़ने में न बाधा, काम करती दो ज्यादा। वाह वाह। मेरे बढ़ने में न बाधा, काम करती दो ज्यादा। फिर हिकारत क्यों सहूंगी, फिर हिकारत क्यों सहूंगी, खुश्क क्यों मैं खुश रहूंगी। माँ बहन बेटी बहू बस ये नहीं पहचान मेरी। माँ बहन बेटी बहू बस ये नहीं पहचान मेरी। क्यों बनूं पूरक पुरुष की, नस्ल क्यों अनजान मेरी। वाह वाह। माँ बहन बेटी बहू बस ये नहीं पहचान मेरी। क्यों बनूं पूरक पुरुष की, नस्ल क्यों अनजान मेरी। मैं स्वयं की खुद ही शिल्पी, राह अपनी खुद चुनूंगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मैं स्वयं की खुद ही शिल्पी, राह अपनी खुद चुनूंगी। खुश्क क्यों मैं खुश रहूंगी। और ये अंतिम बंद देखिए कि क्यों रहूं औरों में मैं रत, क्यों न कर लूं खुद को उन्नत। वाह वाह वाह। क्यों रहूं औरों में मैं रत, क्यों न कर लूं खुद को उन्नत। मैं धरा से भी हूं बढ़कर। वाह वाह वाह। मैं धरा से भी हूं बढ़कर, पालती भी बीज देकर। मैं धरा से भी हूं बढ़कर, पालती भी बीज देकर। मैं प्रफुल्लित ही जीऊंगी, मैं प्रफुल्लित ही जीऊंगी। खुश्क क्यों मैं खुश रहूंगी, खुश्क क्यों मैं खुश रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो गीत सुनाया, ये गीत नहीं है, बल्कि आज की आधुनिक सबल
स्त्री का स्वर है, उसकी संपूर्ण चेतना के साथ जब आज के दौर की स्त्री अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं और कहती हैं कि मैं खुश्क क्यों, मैं खुश रहूंगी। अब यही एक जो पंक्ति है जी, आपके संपूर्ण गीत की, मैं कहूँगा कि सेंट्रल मेटाफोर है, जो एक उसकी जो केंद्र बिंदु है, उसे हमारे समक्ष ले आता है ये गीत कि मैं खुश्क क्यों, मैं खुश्क, सूखा हुआ, ड्राई, यानी किसी भी तरीके से त्रस्त, एक्सप्लॉइटेड, बिल्कुल, जिसका उत्पीड़न हुआ हो, क्योंकि हर पीड़ा उत्पीड़न सी है ना विनोद जी। जी, और संपूर्ण मानव जाति के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारा हृदय पीड़ा से भर जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर बाकी बातें इतिहास में हम छोड़ भी दें, सिर्फ स्त्री पुरुष के संघर्ष पर ही केंद्रित रहें, तो भी संपूर्ण मानव का इतिहास और समाजशास्त्र का इतिहास ये पुरुषों द्वारा स्त्रियों का शोषण करने का इतिहास है। बिल्कुल, क्योंकि सारे धर्मों में ईश्वर जो है वो पुरुष है, कोई अवतार कभी स्त्री नहीं हुई है। नहीं, क्यों सारे नहीं गुरु, भाई? सारे पुरुष, सारे महापुरुष वो स्त्री है भाई। मैंने तो महापुरुष शब्द सुना है, महास्त्री शब्द ही नहीं सुना है, शब्द ही नहीं है, क्योंकि भाषा जो है वो हमारे चिंतन से उपजती है। भाषा जो है हमारे विचारों का प्रतीक है। बिल्कुल, तो इसलिए संपूर्ण भाषा शास्त्र के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि स्त्री को गौण स्थान दिया गया, और आज तक हम चाहे स्त्री पुरुष की समानता की बातें करें, चाहे संविधान दुनिया भर के समानता की बात करें, लेकिन आपका और हमारा खुद का सभी का अनुभव ये है कि आज भी स्त्री और पुरुष के बीच में जैसी समानता चाहिए वो आ नहीं पाई। तो इसलिए आपके गीत की जो नायिका है जी, वो पहले ही शब्द में हमारा दिल जीत लेती है, और पहले तो फर्स्ट पर्सन में लिखा है। कई आपने देखा होगा विनोद जी, लेखक, मेल लेखक जो हैं जी, वो फर्स्ट पर्सन स्त्री में नहीं लिखते, बहुत कम ऐसी रचनाएं। तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि आप उस स्त्री के हृदय और मस्तिष्क में उतर करके उनकी अनुभूतियां और उनके अनुभवों को आप साहित्यिक रूप देने में सक्षम हुए हैं। बिल्कुल भाई, मैं तो पर्सनली बात करूं तो एक बार यूं हुआ कि कुछ मेरी सहेलियां बैठी थी और बात हो रही थी कि अगले जन्म में कोई क्या बनना चाहेगा। मैंने कहा मैं अगले जन्म में लड़की बनना चाहता हूँ। अचानक सब चौंक गई, बोले, मैंने कहा भाई अब मुझे जो लड़कियां अच्छी लगती हैं, स्त्रियां अच्छी, तो मैं बन के तो देखूं और उनका जीवन देखूं तो सही, अनुभव तो करूं। बिल्कुल, इसमें और भी एक बात है कि लड़कियां चौंक गई, यानी वो खुद लड़की बनने पर गर्व नहीं कर रही है। खुद स्त्री बनने पर अगर उनको गर्व ही नहीं है, उनको लग रहा है कि भाई ऐसा काइंड ऑफ पनिशमेंट, या मुझे ये जैसे बोलता है ना, कोई फिल्म में हीरो बन जाता है तो खुश होता है, कोई हीरो का रोल नहीं मिलता है, चलो ठीक है फिर रोल तो कर लेंगे, लेकिन मैं हीरो तो नहीं बन पाया। तो ये जो चेतना है, ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहेंगे, वो नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि देखिए मैं शुरू में ही कहता हूँ कि कौन कहता हूँ अधूरी, मैं तो हूँ इंसान पूरी। ये बड़ी बात है, मैं तो हूँ इंसान पूरी। पहली बात तो इंसान के साथ अगर आप स्त्रीलिंगी लगा दें, लोगों को अटपटाता लगता है। इंसान बोले तो उसको पुरुष ही लगा, इंसान होता है, इंसान होती कहाँ है। और ये हम ट्रेडिशनली जिसको कहते हैं ना, कल्चरली और सोशोलॉजिकली वी हैव कंसीव्ड दैट वुमन इज अ कॉम्प्लीमेंटरी टू मैन। वो जो है ना बाइबल में एक रिब से बनाई गई एडम के, एंड शी इज पूरक है उसकी, है ना। तो ये धारणा कहीं ना कहीं आ जाती है। इस प्रकार के जो मिथक है, मैं कहूंगा वो मिथक है और वो वास्तविकता नहीं। अब जैसे ये भाषा को लीजिए, एक शब्द है आदमी जी। आदमी से आप पुरुष भी समझते हैं, आदमी से आप इंसान भी समझते हैं, लेकिन औरत से क्यों नहीं इंसान समझते? औरत शब्द का इंसान के रूप में रूपांतरण क्यों नहीं हुआ है आज तक? जबकि आदमी का तो हुआ है। आदमी भी आदम से निकला है, आदम और हव्वा, तो आदम से आदमी तो आदमी इंसान। ये तो अजीब जनरलाइजेशन है। तो मैं तो हूँ इंसान पूरी। तो ये जो आत्मविश्वास जी आपकी नायिका के पास है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। ये आपकी जो कविता है वो सिर्फ एक साहित्यिक क्षेत्र में ही अद्भुत नहीं है, बल्कि अब इसको हम मोटिवेशनल थ्योरी में लेके आया तो ये कई सारी लड़कियों को, कई सारी औरतों को एक मोटिवेशन देने का काम करेगी, और उनके मन मस्तिष्क पर ये जो पंक्ति है वो तो अंकित हो जानी चाहिए कि मैं तो हूँ इंसान पूरी। तो कितना बड़ा एक आत्मविश्वास के साथ आपकी नायिका मेरे हिसाब से तो एक बड़ा एक अस्तित्ववादी, बड़ा एक एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट है, बिल्कुल, विच शुड इंस्पायर द मेन एंड वुमेन अलाइक।
So that is Simone de Beauvoir when she says जी. that majority of the women they consider themselves to be Objects, not subjects. not subject. So subject और object का मतलब ये कि जब आप subject हैं तो आपका कंट्रोल अपने हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है. बट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्टेड अपॉन. सामने वाला कुछ करता है, आप उसका परिणाम आप पर होता है और आप बाध्य हैं उस चीज को स्वीकार करने के लिए. दैट इज ऑब्जेक्ट. अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हम शायद वैसे आप शायद कहेंगे आप लोग कि थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, ये जो विनोद जी जो सेक्स इज असिमेट्रिकल, ये सब हम जानते हैं कि सेक्स में मेल प्लेज एन एक्टिव रोल एंड वुमन प्लेज अ पैसिव रोल. लेकिन ये अलग अलग पोस्चर्स में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनली मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इससे वो निकल के पूरे समाज में व्याप्त हो गई है कि वुमन इज पैसिव, man is active. So that sexual metaphor has been extended to many other domains where woman is to be dominated. But that is not something really desirable. और इसी एक्टिव पैसिव की बात मैं करता हूँ कि मेरे पढ़ने में न बाधा, काम करती दो ज्यादा. जी बिल्कुल. अगर आप स्पेशली एशियन सोसाइटी देखें, मैं अमेरिकन सोसाइटी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी देखें, अफ्रीकन सोसाइटी देखें कि जहां महिला अब उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, रोजगार करती है, नौकरी पेशा करती है, तो उसके लिए काम तो वो ज्यादा हो गया. घर पर भी काम करती है, वो जो ट्रेडिशनल काम है वो तो है ही है, साथ में वो शी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सुपर वुमन. यस, कि घर बाहर दोनों का वही करे, जबकि होना की बात करते हैं हम लोग. हाँ, पुरुषों के लिए नहीं करते कि पुरुषों को घर का काम करना चाहिए, ये नहीं कहते हम. तो मैं तो यहाँ पर इस मंच से एक ओपन क्वेश्चन सुनने वालों के समक्ष रखना चाहता हूँ. आप विचार करें कि स्त्रियों का काम तो बढ़ गया. कितने पुरुषों का काम बढ़ गया, कितने पुरुष घर के काम में हाथ बटाने लगे और उनको महसूस होने लगा कि भाई अब काम बढ़ गया, ऑफिस का भी काम कर रहा हूँ, घर का भी काम कर रहा हूँ. मुझे तो ऐसे लोग नहीं दिखाई देते, होंगे भी तो संख्या बहुत ही कम है. और अजीब बात है कि स्त्रियां, जैसे हमने पहले भी कहा, कि अंतर्निहित कर लेती हैं इस चेतना को, मुझे तो करने हैं सारे काम, लेकिन पुरुष को वो नहीं करवाती. यानी ये तो काम मेरे हैं ना, ये तो मेरे हैं, इन एडिशन मुझे वो करना है, आगे कमाना है या जो भी करना है. अब पुरुष को बदलने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है कि जो समानता होगी सिर्फ नारी के बाहर जाकर के काम करने से नहीं होगी. बाहर की दुनिया का जो पुरुष वो घर के अंतर्गत आए और वहां भी वो एक्टिव जब बनेगा तब वो समानता आएगी. और ये दो काम ज्यादा करने वाली बात एक दूसरे स्तर पर भी लागू होती है. जी, बायोलॉजी ने बनाया ही औरतों को है कि वो बच्चा जनना पैदा करने में उनकी भागीदारी 80% है. जी बिल्कुल. पुरुषों की भागीदारी केवल 20%. जेनेटिकली दोनों की समान है. Not only during the time of the pregnancy, but even after that for up to 5 years at least. भाई जेनेटिकली तो दोनों की समान है. उसके बाद प्रेगनेंसी एंटायरली वुमन, चाइल्ड बर्थ एंटायरली वुमन, लैक्टेशन एंटायरली वुमन, और उसके बाद भी रियरिंग जो है, पालना जो है बच्चे को, वो महिलाओं का ही कार्य बहुतांश जाना जाता है. तो इसलिए हमें कल्चरली और सोशली कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए महिलाओं को ताकि वो इक्वल फील कर सकें. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज हम लोगों ने पढ़ी. स्पेन में उन्होंने एवरी मंथ हर औरत को 3 days मेंस्ट्रुअल लीव देना प्रारंभ किया है. बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? ये बड़ी बात है. आप सोचें जरा कि बिकॉज वो नेचुरल है ना, बायोलॉजिकल है, इट्स फॉर ह्यूमन रेस एज अ होल. तो 3 दिन उनको अगर छुट्टी दी भी जाती है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जो कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो तो बोलेंगे इट इज अ ग्रेट लॉस टू द productivity, but this is nonsense. We should not interpret everything in the terms of productivity, and that is economic productivity. Equality के नाम पे यूनिफॉर्मिटी लगा दी गई, as if gender does not exist. बिल्कुल. तो ये ऐसी बात नहीं है. तो ये जो काम करती दो ज्यादा, अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बेटी है, उसने बहुत बचपन में एक सवाल मुझसे पूछा था कि लड़का लड़की में क्या फर्क है. दोनों, मैंने कहा दोनों सारे काम कर सकते हैं, लड़कियां 2 काम ज्यादा कर सकती हैं. वो बोली कौन से 2 काम? मैंने कहा बच्चा पैदा करना और उसको पालना ही लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं करते. तो शी हैज दैट कि मैं 2 काम ज्यादा करती हूँ दुनिया में. तो उनको ये रियलाइज करना है, खुद महसूस भी करना है कि हम ज्यादा काम कर सकते हैं. हुआ उल्टा है कि लड़कियों को लगता है बहुत सारे काम नहीं कर सकते. और इवन बिफोर ट्राइंग देम आउट, तो ये जो है ना सेल्फ एफिकेसी जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो उनकी सेल्फ एफिकेसी इन जनरल कम है. मैं ऐसा नहीं था कि लड़कियों की कम होती है, इन जनरल कम है, बिकॉज दैट हैज बीन सोशली कंडीशनड, दे हैव बीन सोशली कंडीशनड टू हैव लेसर अमाउंट ऑफ द सेल्फ एफिकेसी. और वो जो सेक्सुअल असिमेट्री है उसको हमने इतना सामाजिकृत किया है कि छेड़छाड़ से लेके बलात्कार से लेके सारी चीजें एक तरह से खुली छूट दे रखी है. आप कितने बलात्कार के कन्विक्शन होते हैं? नहीं होते हैं, होने पर भी कन्विक्शन नहीं होते. तो ये जो अट्टहास कर रखा है हमने बायोलॉजी का बेसिस लेके कि उसको तो किसी भी तरह से हम जो है सो
छेड़ छू सकते हैं, तो ये बड़ी, इसीलिए सेल्फ एफिकेसी जो है वो कम होती चली तो हमें जाती है। कहीं ना कहीं भी जागने की आवश्यकता है। तो फिर हिकारत क्यों सहूंगी? हिकारत क्यों सहूं? फिर हिकारत क्यों सहूंगी भाई? तो अब उसके बाद देखिए, ये तो दूसरे बंद में विनोद जी, बड़ा ख्याल तो साधारण सा लगेगा आपको कि मैं पुरुष की पूरक क्यों बनूं, माँ बहन बेटी बहू बस ये नहीं पहचान मेरी, क्यों बनूं पूरक पुरुष की, नस्ल क्यों अनजान मेरी। अब जब नस्ल पर आप गौर करें, नस्ल क्यों अनजान भाई आपको अपने बाप का नाम पता है, दादा का नाम पता है, परदादा या पता नहीं 7 पीढ़ियों तक आपको पता है, लेकिन आप माँ का तो ठीक है, नानी का नाम पूछिए कितने लोगों नानी, को पता है? परनानी, परनानी का नाम कितने लोगों को कहाँ तक पता है? या कम सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए कि दादा परदादा में कितनी पीढ़ियों तक आप याद रख सकते हैं, और माँ नानी परनानी में कहाँ तक आपको याद है। बिल्कुल। अभी जैसे सीबीएसई और कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने किया है कि पिताजी के साथ माँ का भी नाम लिखा जाता है आजकल सर्टिफिकेट्स पर। पहले तो ये भी नहीं था, पहले तो बिल्कुल हमारे नहीं, सर्टिफिकेट्स पर माँ का नाम कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। आजकल कम से कम लिखा जाता है, और कुछ लोग तो हैं जैसे संजय लीला भंसाली, माँ का नाम फुल नेम में लगाते हैं, और भी कुछ लोग हैं ऐसे। तो ये चॉइस होना चाहिए कि मैं अपने दोनों को माँ बाप का नाम लगाऊं, या माँ का लगाऊं, या पिताजी का लगाऊं, जैसे मुझे ठीक लगे वैसा लगाऊं। हाँ, लेकिन ये शुरुआत से बच्चा जब छोटा होता है, नाम लिखवाया जाता है, पिता का नाम लिखवाया जाता है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सारा स्त्रीवादी चिंतन आपके इस मैं तो रचना में जी दिखाई देता ये है। कहूंगा कि स्त्रीवादी से भी ज्यादा ये मानववादी चिंतन है कि स्त्री भी एक मानव है, मैं तो हूँ इंसान पूरी। बिल्कुल इंसान पूरी है, लेकिन जो स्त्रियों के अधिकारों की बात जी, करें, समानता की जी, बात करें, समझने के लिए कहें हम कि स्त्रीवादी चिंतन है, क्योंकि इस कविता की जो नायिका है वो स्वयं एक स्त्री है और आत्मविश्वास से भरी हुई है और संपूर्ण जीवन जीना चाहती हैं। जी, कुछ लाइनें तीसरे बंद की भी आप गौर करें, क्यों रहूं औरों में मैं रत, बिल्कुल, क्यों न क्योंकि कर लूं उसका खुद को ये बहुत बार कहते हैं कि स्त्री की जो 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 कर्तव्य है वो माँ बाप की सेवा करना है, भाई बहनों की सेवा करना है, पति की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करना, यही आपका कर्तव्य बताया जाता है। औरत का संधि विग्रह ही औरों में रत, औरों में रत, तो वो क्यों रहूं मैं? तो उसके स्वयं का जो है, इट इज असर्शन ऑफ हर आइडेंटिटी। जब कहती है कि मैं धरा से भी हूं बढ़कर, अब जैसे उपमा भी दी जाती है ना विनोद जी, माँ धरती के समान है, धरती, यहाँ वो कह रही है कि मैं धरा से भी बढ़कर हूं। क्यों? कि भाई धरती पालन पोषण करती है, धरती बीज नहीं, बीज तो पौधे का अपना ही होता है, है ना। यहाँ देखिए बीज दोनों का आधा आधा होता है, लेकिन पालन पोषण फिर लड़की करती है गर्भ में, और गर्भ से शायद बाहर भी कई दिनों तक। तो मैं धरा से भी बढ़कर हूँ, क्योंकि मैं तो पालने के अलावा बीज भी देती हूँ। तो ये जो है आत्मविश्वास जिस चरम सीमा पर यहाँ पर पहुंच जाता है, हाँ। तो मुझे लगता है ये बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है। मैंने पहले भी कहा कि आपकी इस कविता के अंतर्गत तो निश्चित रूप से हमें इसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब ये छोटे छोटे उदाहरण आप देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं कोई जेंडर का जहाँ कॉलम आता है, कई बार मेल सिलेक्टेड रहता है बाय डिफॉल्ट जी। अगर सिलेक्टेड ना भी रहे, पहले मेल होता है फिर फीमेल, जबकि अल्फाबेटिकली पहले फीमेल होना चाहिए, बिल्कुल, फिर मेल होना चाहिए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो ना जो मेल डोमिनेशन है वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, इट इज प्रोग्राम कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। पूरा सोसाइटी इज अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्ड। आप अपनी बेटी को भी जब प्यार से बुलाते हैं, बेटा बेटा ऐसा कर दो, बड़ा कमाल की बात है, आपके बेटी को भी बुरा नहीं लगता, बेटी को भी बुरा नहीं लगता। यार ये साइकोलॉजिकली मैं तो कहता हूं कि आप अपनी बेटी को भी तब स्वीकार करते हैं जब साइकोलॉजिकल लेवल पर आप उसको बेटा करके स्वीकार पहले कर चुके हैं। यानी ये जैसे ना एक जो एग्जामिनेशन होता है कि आप बेटा है, मतलब आप बेटा तो अच्छा है, आप इसलिए अच्छे हैं कि आप बेटे जैसी हैं। ये सिमन डी बॉयर की बात याद आती है विनोद जी, जब शुरुआत में उन्होंने उनको कहा गया कि तुम तो बिल्कुल फिलोसॉफी जब पढ़ रही थी वो, हाँ बिल्कुल, है ना, कि तुम तो बिल्कुल लड़कों जैसा परफॉर्मेंस है तुम्हारा, यू आर इक्विवेलेंट टू मेल्स, यू आर, उनको अच्छा लगा, as if the performance of the boys is the marker, benchmark, so you have to attain that benchmark, only then you will be accepted in this world. बाद में उन्होंने जब सोचा इस बात पे, तो ये क्या सुन लिया मैंने और क्यों खुश हो गई मैं, तो उनको लगा कि ये क्या बात हुई। पूरी किताब को बताऊं तो द सेकंड सेक्स जो है ना वो बाइबल मानी जाती है फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थॉट पर जी। तो बिल्कुल इस तरह का चिंतन हो, यही मेरा मकसद था ये लिखने के पीछे। गीत जो है बहुत सुंदर है आपका, सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से इसका मूल्य नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण आपकी ये रचना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुनने वाले और सुनने वालियां जी इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगी, चिंतन करेंगी और अपने राय से भी हमें अवगत कराएंगी। तब तक आप सोचते रहिए, जब तक हम दूसरे अंक में कोई और रचना के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होकर के कोई नया मुद्दा नहीं उठाते, तब तक नमस्कार। साहित्य पढ़ते रहें, कविता पढ़ते रहें और हमें बताते रहें।
नमस्कार। नमस्कार।